नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फाइनल हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आधुनिक कविता के इतिहास के पश्चात आज हिंदी कविता में प्रचलित प्रमुख विमर्श के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हिंदी कविता के इतिहास में पिछले कुछ वर्षों से कुछ विमर्श विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं। उन्हीं विमर्श में से दलित विमर्श भी एक प्रमुख विमर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। दलित विमर्श की हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। कि भारतीय जो समाज है ये मुख्यतः जाति आधारित समाज है। पहले जाति का निर्माण कर्म के आधार पर हुआ था, अर्थात जो जिस कर्म को करने में सक्षम था वह उस जाति का व्यक्ति मान लिया गया। परंतु ये जाति प्रथा जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती थी, कर्म के आधार पर होती थी। लेकिन धीरे धीरे जातियों का निर्माण जन्म के आधार पर होने लगा। जंगल से निकलकर जब मनुष्य ने कबीले में रहना शुरू किया तो अपनी सुख सुविधा के लिए उसने जो कमजोर वर्ग है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसे निम्न कर्म करने के लिए मजबूर किया और अपनी शक्ति के बल पर उसे कभी ऊंचा नहीं उठने दिया। इसके लिए उस वर्ग विशेष ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की सेवा के लिए नियुक्त कर लिया और हमेशा उसे दैविक, भौतिक, दैहिक ताकत से भयाक्रांत करता रहा। शक्ति के सुख को व्यक्ति खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कर्म पर आधारित जाति को जन्म पे आधारित जाति के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया। सहृदय मनुष्य थे, वह मानव के इस भेदीकरण के हमेशा से विरोधी रहे थे। भारतीय साहित्य की यदि विस्तृत फलक पर हम दृष्टि डालें तो ऋग्वेद की रचनाओं में हमें ये जातिगत भेद अधिक दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे ये जातिगत भेद दिखाई देना शुरू होता है और जैसे जैसे ये जातिगत भेद उभरता जाता है बहुत समय पश्चात इसके विरोध के स्वर भी हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगते हैं। प्रथम दलित साहित्यकार आदि कवि वाल्मीकि तथा कृष्णदेवरायन वेद व्यास को मान सकते हैं, जिन्होंने तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण एकाधिकार की सीमाओं के बंधन को तोड़कर दलित वर्ग को एक नई पहचान दी और इसके बाद गौतम बुद्ध ने इसे और आगे बढ़ाया। अब हम दलित शब्द के अर्थ के संबंध में विभिन्न कोश और विद्वानों के मतों की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्दकोशों के अनुसार जो इसके विभिन्न अर्थ दिए गए हैं वह है मसला, रौंदा या कुचला हुआ, विदीर्ण किया हुआ, मर्दित किया गया, दबाया गया। ये शब्द अर्थ हिंदी शब्दकोशों में मिलते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार ये समाज का निम्नतम वर्ग है जिसकी विशिष्ट संज्ञा आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होती है, जैसे कि दास प्रथा में दास, सामंतवादी व्यवस्था में किसान, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर समाज का दलित वर्ग होता था। इसी प्रकार से प्रमुख दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, पस्त हिम्मत, हतोत्साहित, वंचित आदि दलित शब्द के अर्थ कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी साहित्यकार भोलानाथ तिवारी, हरदेव भारी, रुद्रदेव त्रिपाठी इत्यादि ने दलित शब्द के अर्थ को परिभाषित करने की कोशिश की है और इन समस्त अर्थों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि दलित शब्द का अर्थ समाज, वर्ग और जाति से जुड़कर विकसित हुआ है। ये शब्द आज डिप्रेस्ड क्लासेस के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1919 के आसपास किया गया था। 1919 में भारत में ब्रिटिश शासन था। उस दौरान मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा समूचे भारत में अनेक निकायों में दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था और इसी के अनुसार 1919 में दलित वर्ग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अस्पृश्य जातियों के लिए स्वीकृत हो गया। इसी आधार पर 1985 के अधिनियम के अंतर्गत दलित वर्ग को अनुसूचित जाति के समानार्थी रूप में प्रयोग में लाया गया। तो इस प्रकार जिस दलित शब्द का प्रयोग 1919 और 1985 के द्वारा राजनीतिक रूप से भी इसे मान्यता इस शब्द को प्रदान कर दी गई। दलित चेतना की यदि हम बात करें, जब हम दलित विमर्श की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय है दलित जाति पर
सोच विचार करना, उस पर मंथन करना, विचार करना, उसमें एक प्रकार की चेतना जागृत करना दलित विमर्श के अंतर्गत आता है। और जब हम दलित चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं, ये एक सामाजिक अवधारणा है। जिसका दलन हुआ है वह दलित है। दलित साहित्य का एक सीधा सा मकसद है कि दलितों में चेतना जागृत करना। ये चेतना सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन से ही आरंभ होती है। दलित जो जन समुदाय है उसको हर स्तर पर जागृत करना ही दलित चेतना नाम से संबोधित किया जा सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है दलित चेतना को शब्दांकित करते हुए कहते हैं कि चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से होता है, जो दलितों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भूमिका की छवि के तिलिस्म को तोड़ती है, वह दलित चेतना है। दलित मतलब मानवीय अधिकारों से वंचित, सामाजिक तौर पर जिसे नकारा गया हो, उसकी चेतना यानी दलित चेतना। जिस व्यक्ति के साथ जिसे मानवीय अधिकार, जो मानव होने के कारण उसे जिन अधिकारों का अधिकार है, जिन अधिकारों पर उसका स्वयं का प्रभुत्व है, उन अधिकारों से ही उसे विहीन कर देना और सामाजिक स्तर पर उसे नकारना, ये सब दलित शब्द के अंतर्गत आता है। और जब उसमें चेतना जागृत होती है, उसमें जीवंतता जागृत होती है, सोचने समझने की एक दृष्टि विकसित होती है, उसे ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित चेतना नाम से अभिहित करते हैं। दलित चेतना का मुख्य आधार डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं, ये हम सब जानते हैं। अब हम संक्षेप में दलित चेतना के जो प्रमुख बिंदु हैं, दलित विमर्श के दलित चेतना के जो प्रमुख बिंदु हैं, उन पर विचार करेंगे। मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को स्वीकार करना। डॉक्टर अंबेडकर मानव मुक्ति की, मानव स्वतंत्रता के लिए जिस समता और समानता की बात वो करते हैं, दलित चेतना अंबेडकर के इस दर्शन को स्वीकार करती है। महात्मा बुद्ध का अनीश्वरवाद, आत्मावाद, वैज्ञानिक दृष्टिबोध, पाखंड, कर्मकांड का विरोध इत्यादि विचारणा को भी दलित चेतना या दलित विमर्शवादी जो आलोचक हैं, चिंतक हैं, वह स्वीकार करते हैं। ईश्वर के बल पर जो उच्च वर्ग है उसने निम्न वर्ग में एक प्रकार का भय का वातावरण उत्पन्न किया। आत्मावाद, महात्मा बुद्ध जिस आत्मा की बात करते हैं और उस आत्मा की समानता की बात करते हैं, वैज्ञानिक रूप से हर वस्तु को सोचने और परखने की जो समझ देते हैं, पाखंड और कर्मकांड ब्राह्मणों के द्वारा जो स्थापित किया गया उसका विरोध करते हैं। तो ये सब महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रदान किए गए इन विचारों पर आधारित है दलित चेतना। दलित विमर्श या दलित चेतना वर्ण व्यवस्था का विरोध करती है। समाज में जो वर्ण बनाए गए हैं, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भेद किया जाता है, जातियों के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर जो भेद किया जाता है, दलित चेतना उसके प्रति एक विरोध का भाव रखती है। स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की पक्षधर है। सामाजिक रूप से सबके साथ समानता का व्यवहार हो, सबको स्वतंत्रता हो, अपने पसंद का कार्य चुनने की, अपने पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता की बात दलित चेतना करती है। दलित विमर्श चूंकि उस मजदूर वर्ग से भी संबंधित है जिसका शोषण किया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में, इसलिए दलित चेतना पूंजीवाद का विरोध भी करती है। दलित चेतना सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। जन्म के आधार पर जिस जातियों की प्रथा को, जन्म के आधार पर पूंजी की जिस विरासत को प्राप्त करके जो धनी वर्ग है, जो जाति से उच्च वर्ग है, वह समाज में जो शोषण का माहौल उत्पन्न करते हैं, इस माहौल को बदलने के लिए दलित चेतना कटिबद्ध है। इसके साथ हम देखते हैं सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध करती है। दलित चेतना अधिनायकवाद का विरोधी है। दलित चेतना महाकाव्य की रामचंद्र शुक्ल परिभाषा से असहमति व्यक्त करती है। रामचंद्र शुक्ल जिनकी महाकाव्य की परिभाषा में रामचरितमानस एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है, दलित
जो साहित्यकार हैं, रामचंद्र शुक्ल की इस महाकाव्य के लिए उन्होंने जो मापदंड बनाए हैं, उच्च कुलीन नायक, उदात्तता, इन सब बातों का, नायक की उच्च कुलता का विरोध करते हैं दलित चेतना। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का विरोध करता है। सौंदर्य जो रूप में, श्रृंगार में, सुंदरता में निहित है, उसके स्थान पर मेहनत में, पसीने में, श्रम में सौंदर्य ढूंढने की बात दलित साहित्य करता है। वर्णविहीन, वर्गविहीन समाज की पक्षधरता का समर्थन करता है। ये समाज में भाषा और लिंग के आधार पर जो भेद किया जाता है, स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, भाषा के आधार पर किसी को श्रेष्ठ भाषा और किसी भाषा को निकृष्ट भाषा मानकर उसका उपहास किया जाता है, इस बात का भी दलित चेतना विरोध करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं दलित साहित्य। दलित साहित्य डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से और उनके द्वारा छेड़े हुए दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर जो साहित्य रचा गया वह प्रारंभिक दलित साहित्य के अंतर्गत गणित किया जा सकता है। वास्तव में यदि साहित्य का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है जिसमें सबका हित समाहित हो। परंपरागत स्वरूप में वह सत्यम, शिवम, सुंदरम की परिकल्पना को यथार्थ रूप में रूपायित करता है। लेकिन आधुनिक साहित्य के संदर्भ में दलित साहित्य अपनी विशिष्टता के साथ स्थापित हुआ है। दलित साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि दलित साहित्य कौन सा है। आज जो साहित्य हमें देखने को मिल रहा है, क्या इसे दलित साहित्य नाम दिया जा सकता है, या इसमें क्या दलितों का योगदान है, या केवल यह स्वर्ण जाति का साहित्य है। साहित्य वह है जिसे समाज के समस्त वर्गों का हित निहित हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसी तथ्य को इंगित करते हुए लिखते हैं, जरूरी इसलिए है कि हिंदी साहित्य में ढूंढने पर भी हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, वह साहित्य हमें अपना नहीं लगता। हिंदी साहित्य स्वर्ण साहित्य है, अर्थात वह स्वर्ण जाति के द्वारा लिखा गया है। उसे कोई दलित अपना साहित्य कैसे मान सकता है? जब वह स्वर्ण जाति के द्वारा लिखा गया है तो उसमें स्वर्ण जाति के मनोविचार, उसकी भावनाएं, उसका समाज ही चित्रित अधिक दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के जो मूल सरोकार हैं, वहीं से दलित साहित्य अलग हो जाता है। वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, धार्मिक अलगाव, पारस्परिक वैमनस्य, भाषा भेद, प्रांत भेद, लिंग भेद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, स्वर्ग नर्क की कल्पना, पुनर्जन्म, आत्मा का अस्तित्व, ईश्वरवाद, पुरोहितवाद, महाकाव्य की परिभाषा आदि अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनके विरुद्ध दलित साहित्य खड़ा हुआ है। जितने सिद्धांतों का ओम प्रकाश वाल्मीकि जिक्र करते हैं, वे सब वे सिद्धांत हैं जो मनुष्य में भेद करना सिखाते हैं। वर्ण, जाति, धर्म, पारस्परिक वैमनस्य, भाषा, लिंग, सामंतवाद इत्यादि के द्वारा समाज को बांटने, तोड़ने का कार्य किया गया है। और सच्चा साहित्य वह है जो समाज के हित को साथ लेकर चले। जब वह केवल एक ही स्वर्ण जाति से जुड़ा हुआ साहित्य है तो वह संपूर्ण समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसी बात का विरोध दलित साहित्यकार करते हैं। दलित चेतना इसी के विरुद्ध खड़ी होती है। दलित साहित्य का अर्थ जानने के पश्चात अब हम देखेंगे कि दलित जो विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाएं हैं, उसमें ये दलित विमर्श किस रूप में उभर कर सामने आता है। वस्तुतः अगर हम ये बात देखें तो दलित साहित्य नकार का साहित्य है जो संघर्ष से उभरा है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भाव है, जो वर्ण व्यवस्था से उपजे जातिवाद का विरोध करता है। ये हिंदू पौराणिकता, वैचारिकता, मानसिकता को नकारता है और व्यापक स्तर पर हर तरह के शोषण का विरोध करता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो सन 1960 के आसपास दलित साहित्य धारा की शुरुआत हुई। इस धारा को दिशा देने और इसे आगे बढ़ाने में अस्मिता दर्श नियतकालिक एक पत्रिका है मराठी की, जिसने इसमें बहुत अधिक योगदान दिया। विद्यमान कालखंड के बहुत से कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, दलित आत्म कहानीकार, दलित साहित्य के आलोचक इसी पत्रिका के विचार मंच पर उभरे हैं। दलित साहित्य के अंतर्गत जो आत्मकथा की विधा है वह बहुत अधिक विशिष्टता के साथ उन्नति की ओर अग्रसर हुई
और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा मी कसा झाला, मैं कैसे बना से मराठी दलित आत्मकथाओं की शुरुआत मानी जा सकती है। उसके बाद कई आलोचकों ने, कई साहित्यकारों ने, कई विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथा लिखी। अपने अपने पिंजरे, जो मोहनदास नेमिषारण्य की आत्मकथा है, इसी प्रकार से जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, दोहरा अभिशाप, तिरस्कृत जैसी अनेक दलित आत्मकथाएं प्रसिद्ध हुई। दलित लेखकों के अदम्य जीवन संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती ये आत्मकथाएं व्यवस्था परिवर्तन की मांग भी करती है। दलित आत्मकथाओं के अतिरिक्त यदि हम बात करें कहानी में, तो दलित कहानी में भी दलित विमर्श पूर्ण संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। ये जो दलित कहानी है, इसकी वास्तविक चिंता अपने समाज को पराधीनता की अन्य परंपराओं से मुक्ति दिलाने की है, और जिसे सदियों से भारतीय समाज की मुख्य धारा को अस्पृश्य और कमजोर बनाकर रखा हुआ है। यह उस कमी को दूर करने के लिए व्यथित दिखाई देती है। दलित कहानी के अतिरिक्त कुछ नाटकों में भी और कुछ निबंधों में भी हम इस दलित चेतना को देख सकते हैं। अगर हम बात करें दलित कविता की, दलित चेतना से जो निकली हुई कविता है, उसमें भी हम इस दलित विमर्श को, दलित चेतना को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। सबसे प्रमुख जो प्रवृत्ति दलित कविता में दिखाई देती है कि इसमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आज की दलित कविता की सर्व प्रमुख विशेषता के रूप में उभर कर आती है। चूहड़े या डोम की आत्मा भ्रम का अंश क्यों नहीं होती, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता कितना बड़ा सच हमारे सामने स्पष्ट करती है कि जो चूहड़े या डोम है, जो अस्पृश्य है, जो नीच जाति का है, दलित है, उसके अंदर ब्रह्मा का अंश क्यों नहीं होता, ईश्वर का अंश क्यों नहीं होता। जब कहा जाता है कि समस्त आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है, तो उसमें इस आत्मा का अंश क्यों नहीं होता, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है जो उच्च जाति के लोग हैं वह इसे जानते हो। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्वयं का दर्द और तर्क के साथ अपनी बात कहने की जो प्रवृत्ति है वह उभर कर सामने आती है। साहित्य में जब भी दलित चेतना की अभिव्यक्ति की बात होती है, तो वह जनपदीय जो बोलियां हैं, उसमें उस भाषा में जनपदी बोली या लोक भाषाओं में जो ये कविता कहने की प्रवृत्ति है, यह अधिक दृष्टिगोचर होती है। इसके साथ साथ जो दलित कविता है वह विकृत रूढ़ियों, परंपराओं, देवी देवताओं के आडंबरों, भगवान, भाग्य, पूर्व जन्म, अवैज्ञानिक सोच इत्यादि को नकारती है और एक विवेक संपन्न दृष्टिकोण सामने रखती है। दलित साहित्य की यदि शिल्पगत प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो बहुत सारे आलोचक शिल्पगत कमजोरी की तरफ इस पर आक्षेप लगाते हैं। विशेष रूप से इसकी भाषा और शिल्प को लेकर दलित साहित्य को खारिज करने की जो परंपरा है वह हिंदी साहित्य में बहुत देखी गई। साहित्य की पहचान और परख अब तक रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, मिथक आदि सौंदर्य शास्त्रीय कसौटियों पर ही होती रही है। साहित्य को महान और सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता रहा है। दलित चिंतन साहित्य के इस महानतावादी कला दर्शन को नकारता है। वह सौंदर्यवादी जो कसौटियां हैं उनका विरोध करता है। यहाँ जो भाषा और शैली प्रयुक्त की गई है उसकी इतनी परवाह जो दलित कवि हैं उन्हें उसकी परवाह अधिक नहीं है। उनका उद्देश्य तो है सामाजिक न्याय और मुक्ति, अतः सौंदर्य शास्त्रीय ये अवधारणाएं उससे छूटती जाती हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कबीर ने अपनी बात सीधी सहज भाषा में कही, इन्होंने भी समृद्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया, शिल्प से युक्त भाषा का प्रयोग यदि नहीं किया, लेकिन जो भाव, जो संवेदनाएं, जो दुख इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में अभिव्यक्त हुआ है वह आज दलित चेतना के रूप में अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है और इसने समाज को एक प्रकार से इस विमर्श का जो उद्देश्य था उसके अनुसार परिवर्तित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी ये निभाता आ रहा है।
दलित साहित्य ने हजारों साल से मूक बने जनमानस को वाणी दी है, संघर्ष की चेतना को उत्पन्न किया है, साहित्य को समाज से जोड़ा है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने दलित विमर्श के संदर्भ में संक्षेप में चर्चा की। आगे की कक्षा में हम नारी विमर्श या स्त्री विमर्श पर आधुनिक कविता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।